बेपनाह मोहब्बत अंतिम भाग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि आदित्य ने कपड़े चेंज किए और अहाना को प्यार से देख रहा था। वो अपने भीगे बालों को झटक कर सुखा रही थी। तभी घंटी बजने लगी। पिज़्ज़ा आ चुका था। अब आगे दोनों ने कई दिनों से अच्छे से बात नहीं किया था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। रात बहुत हो चुकी थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बरसात का मौसम था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। अहाना आदि के बाहों में लिपट कर सोने लगी। सुबह भी बारिश हो ही रही थी। अहाना ने किचन का काम किया। आदि अभी भी सो रहा था। वो चाय लेकर आई और आदि को उठाने लगी। आदि उठिए, 9 बज चुके हैं, उठ जाइए, बाहर अंधेरा है, देखो कितनी बारिश हो रही है। आदित्य ने फिर से उसे अपनी बाहों में घेरा और सो गया। देखते देखते 1 महीना गुजर गए। एक रोज़ अहाना किचन में खाना बना रही थी। शाम का समय था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अहाना, सैल जी दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, अहाना को क्या हो गया? अचानक से नीचे गिर गई। कविता की मदद से वो अहाना को कमरे में लेकर आई। अचानक गिरने की वजह से उसके सिर में रैक से चोट लग गई। माँ जी, इसके सिर से खून निकल रहा है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ सैल, जल्दी। लीला जी उसके हाथ पैर मलने लगी। तभी वीर प्रताप जी आ गए। सबको घबराया देख वो भी घबरा गए। क्या हुआ सैल? वीर जी, अहाना किचन में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके सिर से चोट भी लग गई है। वो होश में नहीं आ रही। तुमने डॉक्टर को बुलाया? हाँ, चलिए ना वीर। सैल और वीर जल्दी से कमरे में आए। अहाना अभी भी बेड पर बेहोश थी। वीर प्रताप जी ने आदि को कॉल करके घर आने को कहा। उन्होंने बस ये बताया कि अहाना थोड़ी सी बीमार हो गई है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गई। रचना बेटा, प्लीज़ देखो ना मेरी बहू को क्या हुआ है। लीला जी ने लगभग रोते हुए कहा। हाँ, आप लोग शांत रहिए, मैं देखती हूँ। वो कमरे में चली गई। क्या हुआ डैड? आदित्य ने अंदर आते हुए कहा। सैल ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें आदि को बता दी। व्हाट? आदित्य सारी बातें सुनकर आश्चर्य में था। तभी रचना बाहर निकल कर आई। क्या हुआ? अहाना ठीक है? हाँ, वो होश में है। एक्चुअली आदि, हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मैंने उसके सिर पर बैंडेज कर दिया है। बाकी हमें कुछ टेस्ट करने हैं। कुछ मिनट और मैं अहाना से मिल लूँ? हाँ। सभी कमरे में आए। दादी, सैल और वीर प्रताप जी ने अहाना का हालचाल पूछा और चले गए। आदि बस उसे देखता रहा। अहाना ने आदित्य को देखा। मैं इतने दिनों से बोल रहा था ना, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन तुम समझती नहीं हो। देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम, आज बेहोश हो गई। बताओ। आदि ने उसका सिर तकिए पर अटकाते हुए कहा। वो अचानक हुआ आदि, मेरे आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब चुप रहो। आदित्य ने उसके सिर पर किस किया और उसके बालों को सहलाया। बेटा, ये जूस पी लो, अच्छा फील होगा। सैल जी ने जूस का गिलास आदि को पकड़ा दिया। लो, पिला दो। हाँ, रात हो चुकी थी। रचना आई और सीधा अहाना के कमरे में आकर रुकी। 1 मिनट, आप लोग बाहर जाएंगे, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। सभी बाहर आ गए। रचना ने गहरी नज़रों से अहाना को देखा। क्यों किया तुमने ऐसा? रचना ने रिपोर्ट अहाना को दिया। तुम जानती हो इससे तुम्हारी जान जा सकती है। पहले अहाना चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। बोलो, मुझे सबको जवाब भी देना है। मैं उन लोगों को क्या बोलूं? आप उन्हें सच बता दीजिए। रचना भारी मन से बाहर आई और उसने रिपोर्ट आदि के हाथों में सौंप दिया। तुम बाप बनने वाले हो आदि, अहाना प्रेग्नेंट है। घर में दादी और वीर प्रताप जी और सैल खुशी से उछल पड़े। वहीं आदित्य की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तेज कदमों से अहाना के पास पहुंचा। अहाना दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। सभी अंदर आ गए और अहाना को गले लगाया और बधाइयाँ देने लगे। आदि, तुम ऐसे खड़े हो? दादी ने हंसते हुए कहा। आदित्य लगभग रो पड़ा। मैं अहाना को नहीं खो सकता दादी। अहाना भी बेड से उतरकर आदि के पास चली आई। आदित्य ने जोर से उसे गले लगाया और रोने लगा। सैल, लीला जी और वीर प्रताप जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रचना चुपचाप बस उन्हें ही देख रही थी। आदि बेटा, कुछ बात क्या हुआ है? तुम अहाना को कैसे खो दोगे? आदित्य को शांत रहा और सारी बातें सबको बता दी। सभी जैसे जैसे आदि की बातें सुन रहे थे, उनकी आंखें भी बरस पड़ी। आदि, तुमने हमसे क्यों छुपाया ये सब?
आखिर क्यों हमें नहीं बताया बेटा। सैलजी बहुत दुखी हो गई थी। वीर प्रताप जी और लीला जी भी चुप थे। अब क्या होगा बेटा, सैलजी ने रोते हुए कहा। हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, सैरोगेसी से जो होगा वो होगा। हम बहू की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, हमें हमारी बेटी सही सलामत चाहिए, वीर प्रताप जी ने दुखी मन से कहा। आदित्य ने जब से ये सब सुना था वो बस वहीं बैठा हुआ था। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। अहाना सबका प्यार देखकर बहुत खुश थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो वहीं बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में सलाइन लगी हुई थी, इसलिए उठ नहीं सकती थी। रचना, क्या कुछ नहीं हो सकता? लीला जी ने कहा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बच्चा 2.5 महीने का हो गया है। अगर हम अहाना का अबॉर्शन करते हैं तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे, रचना ने सीधा जवाब दिया। आदित्य ने जैसे ही सुना उसने गुस्से से अहाना को देखा। तुम जानती थी ना तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझसे छुपाया? वो गुस्से से अहाना की तरफ बढ़ा। क्यों किया, बोलो। आदि ने अहाना को गुस्से से पकड़ा और झंझोर दिया। आदि, क्या कर रहे हो? सैलजी ने उसे रोका। मुझे जवाब दो। अहाना नीचे फर्श को घूरने लगी। उसके आंखों से आंसू गिरते रहे। घर में जिस खुशी का इंतजार सबको था वो आ चुका था, लेकिन ये कैसी खुशियाँ थी जिससे सब लोगों की आंखों में नमी थी। आदित्य, काम डाउन, मैं समझती हूँ। रचना ने सबको बिठाया। अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसे खुश रखिए। मैं नहीं जानती अहाना ने ये क्यों किया, लेकिन एक औरत में अगर दोष हो तो भी वो बदनाम है, ना हो तो भी। आदित्य ने रचना को देखा। क्या कहना चाहती हो तुम रचना? यही कि वो माँ बनना चाहती थी। उसे अब खुश रखिए, मैं चलती हूँ। और कल कुछ टेस्ट करने होंगे, उसे लेकर आ जाना प्लीज़। आदित्य उठा और अहाना के पास खड़ा हो गया। तुम पहले से जानती थी ना? तुमने जानबूझकर ये सब किया ना? बोलो। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। आप ही बताइए आदि, मैं सबको दुखी कैसे कर सकती थी? आप इस घर के इकलौते बेटे हो, सबको आपसे ही सारी उम्मीदें हैं। वो इस घर के वारिस को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें ये खुशी का मौका मैं कैसे नहीं देती? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती आदि। माँ, और आप इतनी बातों को समझ सकती हैं ना? मुझे अपना बच्चा चाहिए माँ, प्लीज़ आप आदि को समझाइए। अहाना ने सैल जी के पास आकर उनके हाथों को पकड़कर कहा। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा है। हम इस घर के वारिस के लिए तुम्हें नहीं खो सकते। तुम क्यों नहीं समझती? क्यों किया तुमने ऐसा? बेटा, मुझे भी पोते पोती चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी जान से बढ़कर हमारे लिए वारिस नहीं है। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? हमें वारिस तुम्हारी जान से ज़्यादा ज़रूरी होगा? बोलो। वीर प्रताप जी ने अपनी आंखों को पोंछा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं करती तो घुट घुट कर ज़रूर मर जाती। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। लीला जी और आदि सोफे पर बैठे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आदि, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझसे बात कीजिए, ऐसे क्यों नाराज़ हैं? आदित्य बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। तुमने बहुत बड़ा फैसला किया है बेटा, अब तुम ही उसे समझाओ, लीला जी ने चिंतित होते हुए कहा। अहाना आदित्य के पीछे कमरे में चली गई। रचना ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है तो हमें ही अहाना का ख्याल रखना होगा। भगवान हमारी बहू को कुछ नहीं होने देंगे, वो हमसे हमारी खुशियाँ नहीं छीन सकता। लीला जी और वीर प्रताप जी एक दूसरे का साहस बढ़ाने लगे। आदि, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझसे ऐसे मत रूठिए। अहाना ने घुटने पर बैठकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य की आंखों में नमी थी। वो चुपचाप फर्श को घूरे जा रहा था। आदि, मुझसे बात कीजिए ना, ऐसे मुझसे मुंह मत फेरिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आदित्य ने अहाना को देखा और उसके चेहरे को हाथों से पकड़ा। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुमने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम इस घर को वारिस दे दोगी? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बच्चे को देखकर जी लूँगा या आराम से तुम्हें भूलकर नई दुनिया बसा लूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आदित्य भी फर्श पर बैठ गया और अहाना की गोद में सिर रखकर रोने लगा। अहाना बहुत देर तक आदि को समझाती रही। रात बहुत हो चुकी थी। सैल जी दोनों के लिए खाना लेकर आई। आदि, अहाना, खाना, बेटा खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, आदि ने बिना देखे हुए कहा। अहाना, बेटा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है माँ। बेटा, क्या बचपना है, तुम माँ बनने वाली हो, बच्चे का ख्याल रखो, नहीं खाओगी तो वो भी भूखा रहेगा। सैल जी ने ज़बरदस्ती दोनों को खिलाया। अहाना आदित्य की गोद में सिर रखकर सो गई। आदित्य रात भर अहाना को देखता रहा। अचानक से आदित्य ने अहाना के पेट पर हाथ रख दिया और अपने बच्चे को महसूस करने लगा। सुबह आदित्य देर तक सोता रहा। अहाना उठकर फ्रेश हुई और उसे
और आदि को डॉक्टर से मिलना था। थोड़ी देर में आदित्य भी उठ गया। दोनों रेडी होकर मंदिर गए और सभी ने मिलकर महाकाल की पूजा की। महाकाल सब कुछ ठीक करेंगे बेटा। सुबह सुबह गुरुजी आए हुए थे। उन्होंने दोनों को रक्षा सूत्र बांधा और अहाना के पेट में पल रहे बच्चे के लिए मंगल कामना की। आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ महाकाल पर छोड़ दीजिए, वो बहुत दयालु हैं, कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। धन्यवाद गुरुजी, आपने आकर बहुत बड़ी कृपा की हम पर। बस दोनों खुश रहें, हमारा घर खुशियों से भरा रहे और इस घर की वारिस अच्छे से आ जाए। लीला जी ने मुस्कुराकर कहा। बस भगवान पर भरोसा रखिए। दोनों रचना से मिले। आदित्य, आप बस अहाना का ख्याल रखिए। मैंने कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दिए हैं। ये इंजेक्शन उसे रोज़ लगाना है। इससे उसका यूट्रस फैलेगा और शायद आगे कोई परेशानी ना हो। आदित्य अब अहाना से नाराज़ नहीं रह सकता था। उसने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। समय पंख लगाकर उड़ चला। आज पूरे सिंघानिया पैलेस को सजाया गया था। सुबह से पूरे घर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। सैल किचन में सब तैयार हो गया है, तुमने देख लिया? लीला जी ने घर के मंदिर से निकलते हुए पूछा। जी माँ जी, सब कुछ हो गया है, मेहमान भी आ गए हैं, मैं बहू को नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी आती हूँ। कुछ खानदानी गहने मैंने और आदि के दादू ने आदि की पत्नी के लिए बनवाए थे। आज अहाना की गोद भराई है तो उसको वही पहनाऊंगी। लीला जी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है माँ जी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। सैल तैयार होने लगी। अहाना कमरे में बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां उसे तैयार कर रही थी। तभी आदित्य कमरे में आया और बालकनी में खड़े होकर अहाना को देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी। वो जानता था अहाना बहुत दर्द सहती है। उसने कई बार अहाना को चुपके से रोते हुए देखा था। वो ये भी जानता था अहाना की डिलीवरी के बाद मर भी सकती थी। डॉक्टर ने उसके बचने के बस 5% चांस ही बताए थे। इन 8 महीनों में आदित्य चैन से नहीं सो पाया था। बार बार उसे बस अहाना के खोने का डर सताता रहता था। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? अहाना ने आदित्य के पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेचैनी? हाँ, तुम्हें शायद खो ना दूँ। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे तुम्हारा साथ हमेशा चाहिए। बोलकर आदित्य ने अहाना को गले लगा लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तुम्हारी डिलीवरी बहुत रिस्क में होनी है। जब भी मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ, मेरी जान निकल जाती है। एकदम चुप, आपको ऐसा क्यों लगता है? और मैं ना सही, हमारा बच्चा तो होगा ना, वो हमेशा आपके साथ होगा। उसे देखकर मुझे याद कर लेना आप, मैं उसी में रहूँगी। बोलकर अहाना ने आदित्य के सिर को चूम लिया। आदित्य की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो अहाना को ही देखता रहा। अहाना बेटा रेडी हो जाओ। अहाना बेटा रेडी हो गई? लीला जी और सैल दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ दादी माँ, आप अंदर आइए ना। चलो बेटा, ये गहने तुम्हें पहनाने हैं। आदि के दादू ने बनवाए थे। लीला जी ने अहाना को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। जी दादी। अहाना धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य बाहर आ गया। शर्मा निवास से भी श्वेता, शर्मिला और दादी आ चुकी थी। आदित्य ने उनके पैर छुए और उन्हें बैठने को कहा। दादी और सैल अहाना को लेकर नीचे आ चुकी थी। अहाना ने जैसे ही दादी को देखा, उनके गले लगकर उनका हालचाल पूछने लगी। सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद सभी औरतें गोद भराई का गीत गाकर रस्म की शुरुआत कर चुकी थी। अहाना को सैल और लीला जी ने फूलों से सजे झूले पर बिठाया और सभी मिलकर रस्मों की अदायगी में जुट गए। अहाना बहुत खुश थी, शायद इसलिए उसके पेट में पल रहा बच्चा भी खुश था। वो बार बार मूव कर रहा था। थोड़ी देर बाद तरह तरह के पकवानों से भरा एक थाल अहाना को दिया गया। लो बेटा, ये खाओ। लीला जी ने थाल आगे करते हुए कहा। लेकिन दादी, मैं इतना सारा कैसे खाऊंगी? अहाना ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। सभी हंसने लगे। अरे बेटा, बस तुम्हें सारे पकवानों से थोड़ा थोड़ा चखना है। गोद भराई में ये भी एक रस्म है। जी दादी। अहाना ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखा। देर तक सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। अहाना बहुत थक गई थी, इसीलिए कमरे में आराम कर रही थी। आदित्य वहीं उसका सिर सहलाकर उससे बातें कर रहा था। तुम ठीक हो ना जान?
तुम्हें नींद आ रही है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। आप मेरे पेट में कान लगाओ ना। देखिए कितना बदमाश हो गया है, बहुत बदमाशी कर रहा है। अहाना ने अपने पेट को छूकर कहा, अच्छा ये तुम पे गया है इसीलिए तुम्हें सता रहा है। आदित्य ने अहाना के पेट पर किस किया। अच्छा आप ये कैसे कह सकते हो? ये आप पे भी तो जा सकता है। नहीं तुम्हारे जैसा है, तुम जैसे मुझे सताती हो वैसे ही ये तुम्हें और मुझे दोनों को सता रहा है। अच्छा देखते हैं, होने दीजिए, मैं इसे बताऊंगी तुम्हारे पापा कितने बदमाश हैं, मुझे कितना सताते हैं और उल्टा मुझे ही बोलते हैं। अच्छा मैं सताता हूँ तुम्हें? ऐसे ही दोनों बातें करते हुए सो चुके थे। लीला जी के कमरे में सैल और वीर प्रताप जी गहरी सोच में डूबे थे। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बहू ठीक रहे। मैंने गुरुजी से बात किया है, उन्होंने एक पूजा करने को कहा है। पूजा थोड़ा कठिन है लेकिन उससे हमारी बहू ठीक रहेगी और बच्चा भी ठीक रहेगा। वीर प्रताप जी ने चिंतित होते हुए कहा था। वीर बेटे कौन सी पूजा है बताओ, बस हमारी बहू और बच्चा दोनों ठीक रहें। हम हर कोशिश करने को तैयार हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हाँ माँ जी हम सब कुछ करेंगे, बस मेरी बहू और बच्चा सही सलामत रहे। सैल वो पूजा अहाना की डिलीवरी के टाइम ही होनी चाहिए। गुरुजी के आश्रम में महाकाल के मंदिर में जो शिवलिंग है उन्हें 108 बार वहाँ के कुएं से जल निकालकर स्नान करना होगा बिना कुछ खाए पिए। और तुम्हें तो याद होगा वो कुआं मंदिर से दूर है, थोड़ा कठिन है। नहीं वीर कुछ भी कठिन नहीं है, मैं करूँगी ये पूजा, बस मेरी बहू और बच्चा सही सलामत रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पूजा कितना भी कठिन क्यों ना हो। सैल जी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है बहू, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम अपनी बहू को इतना प्यार करने लगी हो। भगवान उसकी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुबह सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अहाना मंदिर में पूजा कर रही थी कि अचानक उसे दर्द होने लगा। वो बेहोश होकर मंदिर में ही गिर गई। आदि बेटा जल्दी आओ, सैल जी ने ज़ोर से आवाज़ लगाया और अहाना को उठाने लगी। क्या हुआ मॉम? आदित्य दौड़ कर आया। उसने अहाना को बेहोश देखा तो वो जल्दी से अंदर आ गया। बहू उठो बेटा। सैल जी और लीला जी रोने लगे। मॉम हमें अहाना को हॉस्पिटल ले जाना होगा। आदित्य ने तुरंत अहाना को गोद में उठाया और सभी गाड़ी में बैठ गए। अहाना अब तक होश में नहीं आई थी। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर अहाना को देखने लगे। क्या हुआ रचना? आदित्य ने बेचैनी भरी आवाज़ में कहा। लेबर पेन हुआ है, हम अहाना को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा भी मूव कर रहा है, अगर वो होश में नहीं आई तो हमें सर्जरी करनी होगी, बोलकर रचना चली गई। आदित्य और बाकी सब लोग परेशान हो चुके थे। सैल आश्रम के लिए निकल चुकी थी और डॉक्टर अब थक हार कर सर्जरी में जुट चुके थे। आदित्य कुछ सिग्नेचर करने हैं, प्लीज़ आप इस पे कर दीजिए, ये सब सर्जरी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? आदित्य ने घबराकर कहा। मिस्टर सिंघानिया रिस्क तो है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन एक ऑप्शन ये भी होगा कि जिसमें हम या तो बच्चे को या तो माँ को बचा सकते हैं। तो इसमें आप हमें बता दीजिए हम किसे बचाएंगे? आदित्य की आंखों में नमी तैर गई थी। आप मेरी वाइफ को बचाइए, मुझे वो चाहिए। ओके आप सिग्नेचर कर दीजिए। आदित्य बाहर आया और वीर प्रताप जी और लीला जी को सब कुछ बताने लगा। सभी बहुत चिंतित हो उठे थे। क्या मेरी अहाना को खतरा है? शोभा जी ने रोते हुए कहा। लीला जी ने शुरू से अंत तक सब कुछ उन्हें बता दिया था। वो भी फूट फूट कर रोने लगी थी। ये लड़की भी ना, क्यों किया उसने ऐसा? उसे क्या हम लोग नहीं दिखे? दादी प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा, मेरी अहाना ठीक हो जाएगी। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो हमेशा कहती है भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, बस हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। आदित्य ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ आदि तुम ठीक कहते हो, वीर प्रताप जी ने कहा। 5 घंटे गुजर चुके थे। सैल मंदिर में पूजा कर चुकी थी। उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किया था, सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न हो गया था। सैल आपने विधि पूर्वक महाकाल की पूजा की है। भगवान आपकी बहू को सुरक्षा प्रदान करें, आपकी इच्छा पूर्ण हो। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक धागा दिया। ये लीजिए और बहू के हाथों में इसे बांध दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बोलकर सैल हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी।
इधर ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी कि अचानक अहाना को होश आने लगा। आदि, उसने धीरे से कहा, अहाना तुम ठीक हो? रचना ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ कहना है। अहाना ने कहारते हुए कहा, हाँ बोलो प्लीज़, अगर मुझे या बच्चे को बचाने का सवाल है तो मेरे बच्चे को बचाइएगा, मुझे नहीं। लेकिन अहाना, आदित्य ने कहा, वो तुम्हें बचाएंगे। नहीं प्लीज़, आप मेरे बच्चे को बचाना, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, वो सबकी उम्मीद है, प्लीज़ रचना। इतना बोलकर अहाना फिर से बेहोश हो चुकी थी। रचना और बाकी के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी देर में ओटी रूम में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। आदित्य ने जैसे ही सुना, उसने घबराकर ऑपरेशन रूम में देखा। तभी नर्स गोद में एक सुंदर सा बच्चा लेकर आई। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, आपको बेटा हुआ है। वो बच्चे को आदित्य की गोद में देने लगी। और मेरी अहाना, आदित्य के मुंह से इतना ही निकल पाया था, अभी वो अंदर है, बाकी का आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। आदित्य ने एक नज़र बच्चे को देखा। सभी आदित्य के पास आ चुके थे, सबकी आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें अहाना की जैसी थी और मुस्कान आदित्य की तरह। वो उसे देखते हुए रोने लगा। आदि बेटा, तुम इसे मुझे दो। वीर प्रताप जी ने बच्चे को गोद में ले लिया। आदित्य बस ओटी रूम को ही देखता रह कर उसकी नज़र अपने मासूम बच्चे पर टिक जाती। तभी रचना बाहर आई। क्या हुआ रचना? अहाना, आदित्य अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा हमें। अहाना के लिए ब्लड चाहिए होगा और ये ब्लड ग्रुप हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हमने जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, या यूं कहें भगवान ही कुछ कर सकते हैं। रचना ने गंभीर होते हुए कहा, आप 10 मिनट में उनसे मिल सकते हैं। आदित्य धम से वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू निकलकर नीचे फर्श को भिगो रहे थे। आदि, सैल जी आ चुकी थी। मॉम, मेरी जान निकल जाएगी, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हारे डैड डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तुम इसे देखो, कितना प्यारा बच्चा है। अहाना इससे मिलेगी ना, देखना झट से उठ जाएगी। देख लो इसे गोद में और चलो, हमें बहू से मिलना है। आदित्य ने बच्चे को गोद में लिया और सैल के साथ कमरे में आ गया। अहाना के मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। आदित्य ने उसके हाथों को पकड़ा और रो पड़ा, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो हमारा बच्चा, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं और ये बदमाश भी तुम्हारे जैसा है। बोलते हुए आदित्य रो पड़ा। वीर प्रताप जी उसे संभालने लगे। दोनों दादी की आंखों से आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। सैल जी ने गुरुजी का दिया हुआ धागा अहाना की कलाई पर बांध दिया। तभी अहाना का बच्चा भी रोने लगा। सभी उसे चुप करवाने लगे, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रहा था। सभी परेशान हो गए। देखो जान, इसे भी अपनी माँ की ज़रूरत है, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो ना ये कितना रो रहा है। बोलकर आदित्य ने बच्चे को अहाना के सीने से लगा दिया और रोने लगा। कुछ ही देर बीते थे कि अचानक अहाना ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। अहाना, आदित्य ने बच्चे को दादी की गोद में दिया और उसे स्थिर करने लगा। तभी डॉक्टर्स भी आ गए और अहाना की जांच करने लगे। मिस्टर सिंघानिया, हमें जल्द से जल्द ब्लड की ज़रूरत है, बस किसी तरह से भी ब्लड मिल जाए, हम इन्हें बचा सकते हैं। वीर प्रताप जी हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन कहीं से भी ब्लड का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। आदि बेटे, अब हम क्या करें, कैसे अपनी बहू को बचाएं? बोलकर उन्होंने सिर पे हाथ रख लिया था। मैं दूंगा अपनी बेटी को ब्लड। पीछे से एक आवाज़ उभरी। वीर प्रताप जी और बाकी सभी लोग पीछे देखने लगे। आप? आदित्य के मुंह से निकला। सभी उसे देखने लगे। अमन बेटा। शोभा जी अमन के सामने आ गई। हाँ माँ, मैं अपनी बेटी को ब्लड दूंगा। डॉक्टर, मेरा और मेरी बेटी का एक ही ब्लड ग्रुप है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। लेकिन आदित्य ने कहना चाहा, बेटा आप मुझे बाद में जो चाहे कह लीजिएगा, पहले अहाना को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आता हूँ। वो बोलकर डॉक्टर के पीछे चल पड़ा। मैंने ही आज सुबह अमन से बात की, उसने अहाना के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया वो हॉस्पिटल में है, शायद इसीलिए वो उससे मिलने आया है। शोभा जी ने बोलकर अपने आंसू पोंछ लिए। सैल, वीर प्रताप जी सभी उम्मीद भरी नज़रों से ओटी रूम देखते रहे। उनके मन में बस प्रार्थनाएं थीं। थोड़ी देर में अमन बाहर आया। देखिए वीर प्रताप जी, मैं मानता हूँ मैंने पहले बहुत गलत किया, लेकिन मैं
अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने 15 साल उसे छोड़ दिया, लेकिन अब जब उसकी जान की बात आई तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे मेरी बच्ची सुरक्षित चाहिए, चाहे वो मुझे चाहे या ना चाहे। मैं उसे सही सलामत अपनी आँखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ भाई साहब, लेकिन अहाना मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा है। उसके आने के बाद मेरे घर में खुशियाँ आ गईं और वो आज ऐसे मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने परिवार को, और उसने मेरे परिवार घर को हमेशा जोड़ कर रखा है। उसके बिना हम नहीं रह सकते, और आपने उसकी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। नहीं भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने अपनी बेटी की जान बचाई है। उससे बस आखिरी बार मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझसे बात भी नहीं करेगी, इसीलिए मैं उसे दूर से ही देख लूँगा। उधर देखिए मेरा बेटा, वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। आदित्य के बिना अहाना और अहाना के बिना आदित्य अधूरा है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और आपने उन्हें अलग होने से बचाया है। आदित्य आपको माफ़ कर चुका होगा और अहाना वो भी कर देगी, और आप हमारे समधी हुए तो गले मिलिए, बोलकर वीर प्रताप जी ने अमन को गले से लगा लिया। अहाना और आदित्य का बच्चा नर्स के पास था। सभी बहुत दुखी थे, इसीलिए उसे ऐसे माहौल से दूर रखा गया था। सुबह हो चुकी थी और डॉक्टर फिर से अहाना का चेकअप करने लगे थे। मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी वाइफ को देख सकते हैं। वो होश में अभी तक नहीं आई, लेकिन आप उनके साथ रहिए, शायद कोई करिश्मा हो जाए। हाँ, आदित्य तुरंत कमरे में आ गया और धीरे से अहाना से लिपट कर रो पड़ा। अहाना की सर्जरी हुई थी, इसीलिए आदित्य उसको गले नहीं लगा पाया था। जान प्लीज़ उठो, अब सब्र नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। प्लीज़, आई लव यू। अगर तुम नहीं उठी या मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। हमारे बेबी के पास बहुत लोग हैं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली इतनी जल्दी। आदित्य अहाना के हाथों को पकड़कर रोए जा रहा था, लेकिन अहाना की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। उसने अहाना का चेहरा देखा, वो मुस्कुराते हुए आदित्य को ही देख रही थी। जान, तुम ठीक हो गई? वो अहाना के हाथों और सिर को चूमने लगा। हाँ, तो क्या इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ देती? 7 जन्मों का साथ है, हमेशा साथ रहूँगी। आदित्य इतना खुश था कि खुशी से चिल्लाने लगा। अरे क्या कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है। अहाना हंसने लगी। मेरी जान ठीक हो गई, आई लव यू बोलकर उसने अहाना के होठों को चूम लिया। आदित्य ने सबको बुलाया, सभी बहुत खुश थे। हमारा बच्चा कहाँ है? आदि अहाना ने इधर उधर देखते हुए कहा। ये लो तुम्हारा राजकुमार, वीर प्रताप जी ने उसे अहाना को दिखाते हुए कहा। अहाना उठने लगी, लेकिन सभी ने उसे मना किया क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी और वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। आदित्य ने बच्चे को अहाना के करीब किया। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे गले लगाकर उसे महसूस करने लगी। सभी से मिलने के बाद अमन अहाना से मिलने आया। आदित्य ने सब कुछ अहाना को बता दिया था। अहाना बेटा, अहाना को देखते ही अमन फपक कर रो पड़े थे। मुझे मत माफ़ करो बेटा, लेकिन मुझसे इतनी नफ़रत भी मत करो। वो हाथ जोड़ने लगे थे। अहाना भी अमन के गले लग गई थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहना बोलकर अहाना ने अमन के आंसू पोंछे। सभी बहुत खुश थे। आदित्य अहाना के कमरे में ही अपने बच्चे की गोद में लेकर अहाना से बातें कर रहा था। अहाना देखो, इसकी आंखें तुम्हारे जैसी हैं, ये तुम्हारे जैसा है बदमाश। अच्छा, और उसकी मुस्कुराहट आपके जैसी है। देखिए हम दोनों को कैसे देख रहा है। हाँ, ये सोच रहा होगा मेरी मम्मी पापा तो बहुत क्यूट हैं और पापा हैंडसम। अच्छा, आपने मुंह से ही अपनी तारीफ। हाँ, तो तुम्हारा पूरा कॉलेज मुझ पे फिदा था। बस अब आपकी शादी हो गई है, कोई फिदा होकर के देखे, जान ले लूँगी। आदित्य ने एक प्यारा सा सेल्फी लिया। अब सबको खबर भी मिलनी चाहिए ना कि हमारा नन्हा राजकुमार आ चुका है। हाँ, अच्छा चलो अब ये जूस पियो, बहुत कमज़ोर हो गई हो, और हम सबको मेरे प्यारे राजकुमार और उसकी मम्मा का ख्याल भी रखना है। हम कल घर जा रहे हैं, सैल जी ने मुस्कुराकर कहा। आदित्य अहाना के ही रूम में सोफे पर सो गया था। बेड पर अहाना और उसका बेबी सो रहे थे। वीर प्रताप जी, देखिए हमारे बच्चे कितने सुकून से सो रहे हैं। इन्हें इतना
खुश देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। अमन ने अहाना को प्यार से देखा। हाँ, सही कहा आपने अमन जी, खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। अब जश्न मनाते हैं। सुबह सुबह सभी तैयार हो चुके थे। आदित्य ने अहाना को व्हील चेयर पर बिठाया और बाहर लेकर आ गया। थोड़ी देर में सभी सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। सैल और लीला जी पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दरवाजे पर ही तीनों की आरती उतारी और घर प्रवेश करने को कहा। सभी बहुत खुश थे। सभी जगह बात फैल चुकी थी, इसीलिए लोग उनसे मिलने आ रहे थे। आदित्य और बाकी सभी बच्चे और अहाना को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। शोभा जी भी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक गई थी। वीर प्रताप जी ने अगले ही दिन सिंघानिया पैलेस में शानदार पार्टी का आयोजन किया। अहाना और आदित्य ने भी अमन को माफ़ कर दिया था। वो भी यहीं रुका हुआ था। सुबह सुबह गुरुजी आ गए। सभी ने पूजा किया और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने बच्चे को देखा और उसका नाम रख दिया शौर्य सिंघानिया। यही होगा इस घर के वारिस का नाम। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय किया। रात बहुत हो चुकी थी। अहाना शौर्य सो गया। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा था। हाँ, बहुत बदमाश है। जब भी मैं उसे सोने को कहती हूँ मेरा चेहरा छूने लगता है और खेलता है, बिल्कुल आपके जैसा है। अच्छा, तो क्या मैं अब बदमाशी करूं? मेरा बेटा तो सो गया है। अब आप पापा बन गए हो, ज़्यादा बदमाशी गंदी बात नहीं करना है। अच्छा, हाँ, थैंक यू हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। मुझ में तुम्हारे जैसा सब्र नहीं है। मैं बस तुम्हें और शौर्य को अपने पास देखना चाहता हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई मैंने प्यार का असली मतलब जाना है, चाहे वो किसी से भी हो। मॉम, डैड, दादी, सब लोगों की इम्पोर्टेंस तुमने सिखाया है। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, वादा। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा। आदित्य ने अहाना को सीने से लगा लिया। दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ।